प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे हमारे पास में श्रेणी दी हुई है 2, 5, 8, 11, 14। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ हर एक पद में तो मुझे क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 4, ये 7, ये 10, ये 13 और यहाँ पर 16। ये 4 है शुरू में। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी हम देख सकते हैं, इन सब में भी कितना अंतर है, 3 का ही अंतर है। और ये भी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये दूसरी श्रेणी है, इसमें से अगर मैं एक घटा दूं सभी पदों में से तो क्या प्राप्त होगा मुझे। यहाँ 1, 4, 7, 10 और यहाँ पर 13। तो देखिए अब 1 और 4 का अंतर भी 3 है, यहाँ भी अंतर 3 है, ये भी अंतर 3 है, ये भी अंतर 3 है। तो ये भी मुझे समांतर श्रेणी मिली है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसी का नंबर 2 पॉइंट है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा या भाग दिया जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे हमारी एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 हर एक पद को। तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 30 दूनी 60 और 36 दूनी 72। अब देखिए यहाँ पे इस श्रेणी में ऊपर तो जो डिफरेंस था वो 6 था और यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया है, 12 हो गया है। हर एक 2 पदों के बीच में डिफरेंस 12 हो गया। ये भी हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। अभी एक समांतर श्रेणी दोबारा लिखी है मैंने, इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। दो से 12 को भाग देंगे तो 6, 18 को भाग देंगे 9, 24 को भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा 12 और 30 को भाग देकर 15 और 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये श्रेणी भी हमारी कैसी होगी, समांतर श्रेणी ही बनी रहेगी, हैं दोनों की दोनों। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। हमारे पास में एक श्रेणी ये दी हुई है, दूसरी ये है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 5 और 3 8, 9 और 5 14, 13 और 7 20, 17 और 9 26, 21 और 11 33। अब देख लीजिए यहाँ पर 14 में से 8 घटाकर 6 बच रहे हैं, 20 में से 14 को घटाकर भी 6 बच रहे हैं, यानी कि इसके सभी पदों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का ही आ रहा है। और ये हमारा क्या होता है, सार्वांतर। तो इस प्रकार 2 समांतर श्रेणियों को घटाने पर भी हमें एक समांतर श्रेणी, जोड़ने पर भी हमें समांतर श्रेणी मिल रही है। अब यहाँ पर हम इन्हें घटा के देख लेते हैं। 5 में से 3 घटाकर 2, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 17 में से 9 घटाकर 8, 21 में से 11 घटाकर 10। देखिए यहाँ पे सभी लगातार 2 पदों का जो अंतर है वो 2 आ रहा है, जो क्या है, सार्वांतर। इस प्रकार हमें 2 समांतर श्रेणियों को आपस में घटाने पर भी एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है। इसके अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये गलती से 3 लिखा गया था। 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को गुणनफलों तथा भागफलों से प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस बात पर ध्यान देना कि अगर हम 2 समांतर श्रेणियों के पदों की, संगत पदों की गुणा कर देते हैं या फिर संगत पदों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त नहीं होगी। यहाँ देख लेते हैं, 2 और 3 की जब गुणा करते हैं हम 6 आता है, 5 और 5 की गुणा करके 25 और 8 56 और 11 की 9 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 99 आएगा। अब देखिए 25 में से 6 घटाकर कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, 19। 56 में से 25 को घटाएंगे तो
अलग डिफरेंस आ रहा है, 99 में से 56 घटाएंगे तो भी अलग ही डिफरेंस आएगा। इस प्रकार इनका जो डिफरेंस है दो लगातार पदों का अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारी एपी नहीं होगी। एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब ये दोबारा मैंने दो समांतर श्रेणी लिखी हैं, इनमें हम क्या करते हैं, संगत पदों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं। जैसे 12 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, 6 तिया 18, 9 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 9 दूनी 18 और 9 छकी पॉइंट लगाकर 9 छकी 54, ये आ जाएगा। और 9 चौक 36, इसके बाद भी ये ऐसे चलता रहेगा। अब 30 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60। ये देखिए यहाँ पर श्रेणी का अंतर जो है वो भी समान नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि अगर दो समांतर श्रेणी के संगत पदों का हम गुणनफल करते हैं तो भी हमें समांतर श्रेणी प्राप्त नहीं होती है, और अगर संगत पदों को एक दूसरे से भाग करते हैं तो भी हमें समांतर श्रेणी प्राप्त नहीं होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, समांतर श्रेणी में यदि हमें 3 संख्याएं माननी हो तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यहीं अगर हमें 4 संख्याएं माननी हो समांतर श्रेणी में तो हम उन्हें मानते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। समांतर श्रेणी में यदि 5 संख्याएं माननी हो हमें तो हम मानते हैं ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब ये संख्याएं हम इसे ऐसे क्यों मानते हैं, इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। अब हम सम पदों वाली समांतर श्रेणी और विषम पदों वाली समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। सम पदों वाली समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, 2n। जैसे हमने दो समांतर श्रेणी ली हैं, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 8, और इसमें भी कितने पद हैं, 8। तो इसमें जो मध्य पद होते हैं वो होते हैं n और n+1, वे जो पद होते हैं वो मध्य पद होते हैं। जैसे इसमें 8 हैं तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, 2n। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी कि 4 और 5 ये दोनों पद मध्य पद होंगे। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 और 5 ये दोनों पद मध्य पद होंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी चौथा और पांचवा पद ही मध्य पद होंगे, जैसे 11 और 14। अब देखो मध्य पद क्यों है, क्योंकि इस साइड में भी 3 पद बचे हुए हैं और इस साइड में भी 3 पद बचे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार इस श्रेणी में भी 3 पद इधर हैं, 3 पद इधर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, मध्य पद होंगे। अब विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में कितने पद होते हैं, 2n+1। इसमें भी काउंट कर लेते हैं। इसका जो मध्य पद होता है वो n+1 पद होता है। जैसे इस श्रेणी में कितने पद हैं, 7, तो 2n बराबर क्या है, 7। तो इससे हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और n+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1, तो कितना आएगा, 4। यानी कि इस श्रेणी का चौथा पद 1 2 3 और 4 ये 17, ये इस श्रेणी का मध्य पद होगा, सॉरी श्रेणी का। और इसमें भी चौथा पद 11 है, ये क्या होगा, मध्य पद होगा इसका। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 12 है तथा गुणनफल 60 है। यह संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इन्हें ज्ञात करिए। हमने बताया था जब हमें 3 संख्याएं माननी हो तो हम क्या मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इन तीनों संख्याओं का हमें योग दिया है तो हम इनका योग कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, और कितना योग दिया है हमें, 12। अब देखो d से d कैंसिल हो जाएगा और a कितने आ जाएंगे, 3a बराबर 12। इस प्रकार हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3 बराबर 4। अब हमें इनका गुणनफल दिया है तो इनकी गुणा कर लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और बराबर कितना, 60। a का मान हमारा 4 आया है तो हम a का मान रख लेते हैं 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी, और बराबर कितना है, 60।
4 माइनस डी, 4 प्लस डी, ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और एक 4 यहाँ बचा हुआ है। इस 4 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे और क्या आएगा, ये 4 इसके गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा ये 4, और कितना आ जाएगा हमारा 15। अब इस 15 को दूसरी साइड में ले आते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 15 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का डी स्क्वायर है, ये दूसरी साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार डी स्क्वायर का मान आ गया 1। तो डी का मान हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। हमने 3 संख्याएं कौन सी मानी थी, पहली हमारी संख्या थी ए माइनस डी, फिर ए और ए प्लस डी। इनमें इनके मान रख लेते हैं। ए का मान हमारा कितना आया था 4 माइनस 1, शुरू में हम प्लस 1 की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, फिर 4 और फिर 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3, 4 और यहाँ 5। 4 में से 1 घटाकर 3 आ जाएगा, 4 जो का तो रहेगा, 4 में 1 जोड़कर 5 आ जाएगा। अब हम इसमें d की वैल्यू -1 लेकर भी चलते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो 4 माइनस -1 और a की वैल्यू 4 रख देते हैं। अब a प्लस डी है तो इसमें क्या आ जाएगा a-1, क्योंकि हम -1 वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 4, 5 हो जाएंगे, और 4 जो का 2, और यहाँ 4 में से 1 घट जाएगा तो 3। इस प्रकार हमारा आंसर जो है एक तो हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये तीनों संख्याएं समान है। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इनका अगर हम योग करते हैं तो 12 आता है, और अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी भी और इनकी भी, तो वो क्या आती है 60 आती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसी 4 संख्या बताओ जो समांतर श्रेणी में हो और जिनका योगफल 16 हो तथा उनके वर्गों का योगफल 84 हो। इसमें हमें 4 संख्याएं माननी है, तो हमने बताया था आपको वे संख्या कैसे मानते हैं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इसमें हम प्रश्नानुसार करते हैं। हमें कहा है कि चारों का योगफल कितना है 16, तो हम इन चारों को जोड़ देते हैं। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी और प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d। इसका मान क्या आएगा 16। अब देखो 3d से माइनस से प्लस के 3d कट गया, d प्लस से माइनस d कट गया। a हमारे पास कितने बच गए 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4a बराबर 16। इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा तो 4 ही आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हमें प्रश्न में कहा है कि उनके वर्गों का योगफल 84 है, तो इनके वर्गों का योगफल कर लेते हैं। a माइनस 3d का वर्ग प्लस a माइनस डी का वर्ग प्लस a प्लस डी का वर्ग और प्लस a माइनस 3d का वर्ग, और ये कितना आया है हमारा 84। इनका वर्ग खोल लेते हैं। तो a माइनस 3d का वर्ग क्या होगा, खोलने के बाद में से a का वर्ग प्लस 9d स्क्वायर और माइनस 6ad। a माइनस डी के वर्ग का फॉर्मूला खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। a प्लस डी का फॉर्मूला खोलते हैं। a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस प्लस 2ad। अब a माइनस 3d, a प्लस 3d का वर्ग खोल लेते हैं। प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस का 6ad, और बराबर हमारा 84 है। अब देखिए 6d
ए डी है यहाँ पे 6 AD माइनस से 6 प्लस का AD ये कट जाएगा। इसी प्रकार माइनस के 2AD से प्लस का 2AD भी कट जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो 4A² और डी स्क्वायर कितने हैं 9 ये है, एक ये 10 और 9 और एक ये 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे, तो 20D² और बराबर 84। अब ए का हमने मान पहले ही निकाल लिया है, ये मान कितना आया हमारा 4 मान आया है इसका, तो इसका मान हम रख देते हैं 4 गुणा ए का मान भी 4 रख दिया, इसका वर्ग हो गया प्लस 20D² बराबर 84। 4 की गुणा कर लेते हैं और 4 का वर्ग है तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64 प्लस 20D² बराबर 84। 20D² बराबर क्या हो जाएगा 84 में से ये 64 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 20। इस प्रकार हमारे D² की वैल्यू आ गई 1, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1। हमारे पास A का मान आ गया है 4 और D का मान आया है हमारा ±1, तो इसमें हम +1 ही रख देते हैं, तो यहाँ पे हम मान क्या आ जाएगा 4 - 3 गुणा 1, 4 - 1 और 4 + 1 और 4 + 3 गुणा 1। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 में से 3 घट जाएंगे 1, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 और 4 में ये 3 जुड़ जाएंगे तो 7। इस प्रकार हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी। जब हम -1 रखेंगे तब भी हमारी यही वैल्यू आएंगी। D बराबर -1 रखकर आप खुद चेक कर लेना, पिछले सवाल में मैंने D बराबर +1 और -1 दोनों से वैल्यू निकाल कर दिखाई थी आपको। हमारा अगला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों में 2n+1 और 2n+5 का अनुपात है। निष्पत्ति को हम अनुपात ही कहते हैं। उनके 10वें पदों की निष्पत्ति या अनुपात हमें बताना है। हम मान लेते हैं हमारी जो पहले वाली समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद A1 है और सार्वांतर D1। दूसरी श्रेणी में A2 प्रथम पद है और D2 इसका सार्वांतर है। तो इनकी निष्पत्तियों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 2n+1। इनके योगफलों के अनुपात हैं ये 2n+5। तो हम क्या कर लेते हैं पहले वाले समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र लगा देते हैं n पदों का, क्योंकि दोनों में हमें n पदों का योगफल बताना है। तो n/2 2a + n-1 D1, ये यहाँ पे A1 और D1 हो जाएंगे बटे n/2 2a2 + n-1 D। n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a1 + n-1 D1। अब हम इसके दाएं पक्ष राइट साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, अंश को भी और हर को भी। तो इधर हमारा क्या है 2n+1 और 2n+5, और जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा A1 + 1/2 n-1 D1 और बटे A2 + 1/2 n-1 D2। अब हम ये ज्ञात करते हैं इन श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात क्या होगा। 10वें पदों का अनुपात या निष्पत्ति, ये क्या आएगा A1 + 10 D1 और बटे A2 + 10 D2। ऊपर वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात है, जो D1 का गुणांक है वो क्या है 1/2 n-1 और D2 का गुणांक क्या है 1/2 n-1। और जब हम इनके पदों की निष्पत्ति करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में इसका गुणांक क्या है 10 और 10, दोनों जगह 10 है। तो हम क्या करते हैं 1/2
n-1 को क्या मान लेते हैं 10। जब हम इसे 10 मानेंगे तभी हमें यहाँ पर 10वें पदों की निष्पत्ति मिलेगी। तो इससे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n-1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 की गुणा 10 में हो जाएगी 20, और n बराबर क्या आ जाएगा, एक दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे n की वैल्यू आ गई 21। अब हम ये n का मान 21 दोनों तरफ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये देखिए 2 गुणा n था, n की जगह पे हमने 21 रख दिया, +1 और बटे 2 गुणा 21 + 5 और बराबर a1 प्लस 1/2 21। हमने n की वैल्यू सभी जगह रख दी है। अब ये देखो 2 की 21 की गुणा होगी तो 42 और 1 43 और बटे में 21 दूनी 42 और 5 47 बराबर a1। अब यहाँ देखिए बच्चों 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। वैसे यहाँ हम डायरेक्ट भी 10 भी लिख सकते थे, परंतु हमने n की वैल्यू ही पुट करी है दोनों तरफ। अब a2 और प्लस यहाँ भी 10 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने 10 मानी ही थी, इसीलिए 10 तो आना ही है, 10 d2। अब देखो बच्चों हमें 11वें पदों का अनुपात बताना था। अब यहाँ हमारे 11वें पद ही तो हैं, ये भी 11वां पद है पहली समांतर श्रेणी का, और ये नीचे इसके दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद है। तो इनका जो हमारा अनुपात आ गया वो आ गया 43/47, ये अनुपात आया इनका। इसके बाद इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है यदि समांतर श्रेणी में m तथा n पदों का योगफल m² अनुपात n² के अनुपात में हो तो सिद्ध करो कि mवां पद और nवां पद 2m-1 अनुपात 2n-1 के बराबर होगा या इसके समानुपात में होगा। हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और इसका सार्वांतर d है, और हमारे पास में एक फॉर्मूला था समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, उसका प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ दिया है इसके m और n पदों के योगफल का अनुपात क्या है, m² अनुपात n²। तो हम लिख लेते हैं SM/SN और बराबर है m²/n²। इनके मान रख लेते हैं m/2 2a + n-1 d। Sn का मान रख लेते हैं n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 d, और इनका अनुपात हमारा क्या है m²/n²। अब देखिए ये बटे में 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, और यहाँ पर ये m है, इस m से m² कट जाएगा, क्योंकि ये देखो m जो है ऊपर गुणा में है तो ये दूसरी साइड में जाएगा, तो ये यहाँ पर बटे में m आ जाएगा। अब ये n बटे में है तो ये दूसरी साइड में कहाँ पर जाएगा, ऊपर। अब इस m से ये m² कट जाएगा तो क्या आएगा m, इस n से n² कट जाएगा तो क्या आएगा n। इस प्रकार इस साइड में हमारी वैल्यू आ जाएगी m/n। इसे अगले पेज पे देख लेते हैं। 2a और प्लस m-1 d और बटे 2a + n-1 d, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी m/n। इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 2a + m के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं md और -d और बटे 2a + nd और -d और बराबर m/n। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले n की मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देते हैं, तो n की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो क्या आ जाएगा 2an, md में मल्टीप्लाई करते हैं तो mnd, और जब -d में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -nd। अब m की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 2am और प्लस
एम एन डी, और m की गुना जब माइनस डी में होगी तो क्या आएगा, माइनस का एम डी। अब देखिए एम एन डी से एम एन डी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2an है ये दूसरी साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस साइड में 2am माइनस के 2an। अब ये माइनस का md है, ये दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा md, और ये इसी साइड में है, ये माइनस का जो का तो रहेगा ये। अब इसमें से d कॉमन ले लेते हैं और इधर से 2a, तो इधर से जब हम d कॉमन लेते हैं तो ये क्या होता है m माइनस n d और बराबर 2a m माइनस n। m माइनस n से m माइनस n कट जाता है, तो d बराबर क्या आ गया 2a। इस प्रकार a की वैल्यू क्या आ जाएगी d/2। अब हमें mवा पद और nवा पद का अनुपात बताना है, तो क्या लिखते हैं tm और बटे tn। इसकी वैल्यू क्या आएगी a प्लस m माइनस वन डी और बटे a प्लस n माइनस वन डी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं a की वैल्यू रख देते हैं, तो d/2 प्लस m माइनस वन डी बटे d/2 प्लस n माइनस वन डी। अब यहाँ लिखते हैं tm/tn, और इसके राइट साइड में देखिए यहाँ पर अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा हमारा जो बटे में 2 है ये अंश और हर दोनों से समाप्त हो जाएगा। आइए इसे करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 की तो ये d ही रह जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी m माइनस वन डी और बटे d प्लस 2n माइनस वन डी। d ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, और d हमारा समाप्त हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2m माइनस वन और बटे 1 प्लस 2n माइनस वन। इसे आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2m माइनस 2 और बटे 1, ये सॉरी प्लस है 2n और माइनस 2। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2m तो जो का जो रहेगा, और माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा हमारा बटे में 2n माइनस 1। यहाँ भी -2 और +1 है, तो उसमें से घट के -1 बच जाएगा। इस प्रकार हमारे इन पदों का जो अनुपात है जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि b प्लस c बटे a प्लस c बटे b a प्लस b बटे c भी समांतर श्रेणी में होंगे। आइए इसे सोल्व करते हैं। 1/a 1/b 1/c ये तीनों के तीनों ही AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब हम इसमें क्या करते हैं a प्लस b और प्लस c तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों में a प्लस b प्लस c की मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये क्या रहेंगे AP में रहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इन सभी पदों में से तीनों पदों में से एक माइनस कर देते हैं। तीनों पदों में से एक घटाने के बाद भी ये क्या रहेंगे AP में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसे घटा देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ए की गुणा -1 में होगी तो क्या हो जाएगा -a और बटे a, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या आ जाएगा b, क्योंकि b इसके यहाँ बटे में है, और इस पद में क्या होगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस c, क्योंकि c बटे में है। अब a से a कैंसिल हो जाएगा,
बी से बी कैंसिल हो जाएगा और इसमें सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी प्लस सी बटे ए प्लस सी बटे बी और ए प्लस बी बटे सी, ये भी क्या होंगे ए पी में। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि ए बी प्लस ए सी बटे बी सी प्लस ए बी बटे सी ए प्लस सी बी बटे ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। आइए हम लिख लेते हैं ए बी सी इन ए पी, यानी कि समांतर श्रेणी में है। इन तीनों पदों को हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ए बटे ए बी सी, बी बटे ए बी सी और सी बटे ए बी सी। ये तब भी किस में रहेंगे ए पी में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी कि समांतर श्रेणी के पदों को यदि किसी संख्या से, ये ए बी सी एक संख्या ही है, इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये समांतर श्रेणी में ही रहते हैं। अब यहाँ पर ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा बी सी, यहाँ बी से बी कट जाएगा तो 1 बटा ए सी और यहाँ सी से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा ए बी, और ये ए पी में ही होंगे। अब इसमें हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है 2 नंबर। यह हमने तीनों पदों में मल्टीप्लाई कर दी है और ये भी किस में होंगे ए पी में होंगे। अब इसमें से हम 1 घटा देते हैं सभी में से, हमने एक सब में से घटा दिया है तो इसे लिख लेते हैं ए बी। अब देखिए हमने हर की -1 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो पहले पद में हमारा बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के हैं। दूसरे में सी ए प्लस और माइनस का भी सी ए है। तीसरे में माइनस ए बी है और प्लस ए बी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इनाम में अगले पेज पर लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये भी किस में होंगे ए पी में ही होंगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ में दिया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि ए बी प्लस बी सी बराबर 2b स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं, जब हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद होगा, हमने बताया था आपको ये क्या होता है इसका समांतर माध्य, तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी और बटे 2 की मल्टीप्लाई दूसरी साइड में कर लीजिए, तो 2b बराबर a प्लस सी। अब इसमें दोनों ओर b की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर और बराबर a प्लस सी, इसमें भी b की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर बराबर b के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी प्लस बी सी। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। और इसके साथ ही हमारा समांतर श्रेणी का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुणोत्तर श्रेणी के विषय में